Hello students, I am an puppet teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first, मुख्य कार्यपालिका द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे थर्ड क्वेश्चन कौन सा था, अच्छे मुख्य प्रशासक के गुणों की व्याख्या करें। तो इसके अंदर हमने इसके 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। अब आगे आज हम 6th पॉइंट है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6th पॉइंट है समस्या निदान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। प्रशासन में कार्यविधि, नियमों तथा अन्य समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो प्रशासन में क्या है, कार्यविधि के अंदर होगी भी कार्य नियम जो बनाए उनमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। एक अच्छे प्रशासक में केवल शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं, समस्याओं को हल करने की भी क्षमता होनी चाहिए। एक शीघ्र निर्णय ले लिया उससे कोई समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। शीघ्र निर्णय लेने के साथ साथ में उसको उसकी समस्या के हल के ऊपर विशेष ध्यान देना होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक समस्याओं के हल के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य कार्यपालिका की समस्याओं एवं परिस्थितियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसको क्या है कि उस समस्या, कोई भी समस्या है, उसकी परिस्थिति या समस्या किस प्रकार की है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए। तभी तो वो अपन भी कोई चीज़ है वो तभी हल कर सकते हैं जब उसके बारे में आपको उसके नियम या उसकी जानकारी आपको प्राप्त है भी, हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसी होती हैं, तभी आप कर सकते हो। उसी प्रकार से मुख्य प्रशासक को उसकी समस्या की जानकारी और परिस्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालिका धैर्य एवं कुशलता से समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। मुख्य कार्यपालिका में क्या है, धैर्य होना चाहिए, और उसके साथ साथ है कुशलता से समस्याओं को हल करना आवश्यक है। 7th पॉइंट है तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प नॉलेज। तो एक अच्छे मुख्य प्रशासक का एक महत्वपूर्ण गुण है तीक्ष्ण बुद्धि है। कौन सा है, एक महत्वपूर्ण गुण तीक्ष्ण बुद्धि है। उसमें तीव्र बुद्धि होनी आवश्यक है ये अच्छा प्रशासक होने के लिए। मुख्य कार्यपालिका को देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य कई तरह की समस्याओं का हल करना होता है। मुख्य कार्यपालिका उसको किस कौन कौन सी समस्याओं का हल करना होता है। आर्थिक, जो पैसे से संबंधित जो भी जितने भी हैं मामले। सामाजिक, समाज के अंदर कौन सी जो हैं समस्याएं हैं या कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। राजनीति के कारण क्या चीज़ें अपनी हैं जो इफेक्ट हो रही है वो, उसके बारे में भी उसको नॉलेज होगा, और उससे क्या है कि वो समस्याएं हल कर सकते हैं। और यह तभी संभव है यदि मुख्य प्रशासक तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी हो। ये क्या है, तभी संभव हो सकता है। तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक ही देश की समस्याओं के बारे में सोच सकता है। तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक है वो ही क्या है कि देश के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में वो सोच सकता है। उनको हल करने के लिए भी सही निर्णय ले सकता है। उनको क्या है, हल करने के लिए पहले से ही क्या है सही निर्णय ले सकता है। अब जैसे कोई किसी भी देश में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो धीरे धीरे क्या है विकराल रूप धारण कर लेती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है कि उस देश का नेतृत्व कौन कर रहा था। उस देश में ये समस्या उत्पन्न हुई, उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन था उसके ऊपर ब्लेम जाता है। जो दूसरे देश हैं वो उसके ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये समस्याएं उत्पन्न होने ही कैसे दी, कि आपके देश में ये समस्याएं थी या आपको या पता नहीं लग पाया या जो भी कारण रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं। अब जैसे छोटे लेवल पे जो समस्याएं होती हैं देश के अंदर उसके लिए मुख्य प्रशासक जिम्मेदार होता है। फिर जैसे बाहर जाते हैं तो उनका मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य कौन करता है, अपने देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। 8th पॉइंट है वो क्या है, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। मुख्य कार्यपालिका
प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर निर्भर रहती है। जो कार्यपालिका है वो क्या है, पदाधिकारी जैसे हो गए आईएएस और उसके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हो गए, उन पे क्या है निर्भर रहती है। भी हाँ, कोई भी काम करवाना है तो वो किसको आदेश देंगे, मुख्य कार्यपालिका वो अधिकारियों को, जो उस पद पे जो अधिकारी होता है। जैसे आईएएस को अपने जो सिस्टम है उसके अनुसार आईएएस को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये चीज़ें हैं, ये करवाना है। तो फिर आईएएस क्या है, अपने जो नीचे लेवल पे जो होते हैं उनको देता है, फिर वो अपने ऐसे करके वो नीचे तक जानकारी देते हैं भी हाँ ये चीज़ें हैं। ये इसलिए कार्यपालिका किस पर निर्भर करती है, पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर। एक अच्छी मुख्य कार्यपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति पक्षपात या भेदभाव के बिना योग्यता के आधार पर करती है। क्योंकि यदि पक्षपात हो गया तो उसके अंदर क्या है, कार्य क्षमता है उसकी वो कम हो जाती है, और उसको योग्यता यदि योग्यता के आधार पर किया जाएगा तो उसमें क्या है कि कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और उसको सही ढंग से लागू करने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुशल कर्मचारी की नियुक्ति हो। 9th जो पॉइंट है वो कर्तव्य के प्रति अनुशासन, डिसिप्लिन टुवर्ड्स ड्यूटीज़। अपने जो कर्तव्य है उसके लिए अनुशासन बना के रखना भी, हाँ ये मेरा कर्तव्य है। अब जैसे आप लोगों का कर्तव्य क्या है, आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसके और अच्छे नंबर लाना 12th के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्या है आपके, उसके लिए आपके अंदर क्या है, डिसिप्लिन होना आवश्यक है। डिसिप्लिन होगा तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो या अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना है भी हाँ इतना पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। ये चीज़ें किस में आ जाती है, अनुशासन के अंदर, ठीक है। मुख्य कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण गुण कर्तव्य के प्रति अनुशासन होता है। मुख्य प्रशासक के व्यक्तित्व में कर्तव्य के प्रति समान समय के मूल्य का ध्यान तथा शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का अद्भुत सामंजस्य होना चाहिए। अब उसके अंदर समय के प्रति भी पूरा ध्यान होना चाहिए कि ये समस्या है, इसको इतने समय में पूरा करना है, ये काम है, इसको इतने समय में पूरा करना है। उसको क्या है, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी बुद्धि भी तीव्र चलेगी। तो इसके लिए खुद का जो है वो बैलेंस बना के रखना पड़ता है उसको, कि हाँ कि भी उसको शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक क्षमता का अद्भुत सामंजस्य होना चाहिए। स्वस्थ रहेगा वो खुद तो वो बौद्धिक क्षमता भी उसकी तेज चलेगी, जिससे निर्णय है उसके इफेक्टिव होंगे। अगला जो पॉइंट है 10th है कार्यों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ए फंक्शन। मुख्य कार्यपालिका का कार्यभार बहुत अधिक है। मुख्य कार्यपालिका है वो उसका क्या है, कार्यभार बहुत ज़्यादा कार्यभार होता है उसके ऊपर। अब और वह सभी कार्य करने में समर्थ नहीं है कि ये सारे कार्य वो अकेले ही कर ले, ये उसमें क्या है समर्थ नहीं है कोई भी व्यक्ति है चाहे। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण का अर्थ ये होता है कि भी अब जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देता हूँ कि अपने जो देश के अंदर जो है भी कार्यपालिका का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। तो अब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री सारे काम करता है, नहीं, उसके नीचे क्या होते हैं, उसको कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट के नीचे मंत्रियों के नीचे मंत्री होते हैं, मंत्री के नीचे उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। उसी प्रकार नीचे क्या हो जाते हैं, संसद जो सांसद हैं वो हो जाते हैं। और इसी तरह राज्य के अंदर क्या है कि मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे विधायक होते हैं। इसी प्रकार नगर पालिका के अंदर मेयर होते हैं, मेयर के नीचे क्या होते हैं, पार्षद होते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण स्तर पे क्या है, गांव में क्या है कि सरपंच होता है मुखिया, और उसके नीचे क्या होते हैं, पंच होते हैं। तो ये क्या है, ये एक क्या है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब कि कार्यों का बंटवारा किया हुआ है कि हाँ ठीक है, एक ही बंदे के पास में सारी शक्तियाँ नहीं है कि हाँ ये एक ही बंदा है वो ही कह रहा है कि मैं ही ये सारे काम करूँगा, नहीं, सभी में क्या है बांट दिया गया है, जो पावर दे दी गई है अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग बंदों को भी हाँ ये काम आपको देखना है, ये आपको देखना है। ये क्या हो जाता है कि विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण का अर्थ क्या हो जाता है कि भी अपने पास ही रखना सारी चीज़ें कि हाँ मैं इनको क्या है
कि मेरे पास ही रखूँगा, ये मेरे जो आदेश होंगे तभी ये चीज़ें होंगी, तो फिर उसका क्या है कि इफ़ेक्टिव जो कार्य प्रणाली है वो लागू नहीं कर सकते हैं उसके तहत। तो ये हो गया विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। अतः अच्छे मुख्य प्रशासक का यह गुण है कि वह कार्यों का केंद्रीकरण करने की बजाय क्या करता है, विकेंद्रीकरण। सभी को अपना अपना कार्य सौंप दिया भी हाँ ये कार्य आपको करना है। कार्यों का विकेंद्रीकरण पर ही अधीनस्थ कर्मचारी प्रशासन में रुचि रखते हैं। इससे क्या है, उनकी भी रुचि बनी रहती है, हाँ ठीक है मेरे ये टास्क है, मेरे को ये कंप्लीट करना है, तो वो अपने साथ वालों को भी अपने साथ में लगा के रखेगा। ये महत्वपूर्ण गुण है। एक 11वां पॉइंट है हित समूह को में मिलजुल कर कार्य करना, वर्क इन हार्मोनी विद इंटरेस्ट ग्रुप। कई क्या होते हैं, हित समाज के अंदर हित समूह पाए जाते हैं। अब प्रत्येक समाज में हित समूह पाए जाते हैं और प्रत्येक हित समूह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। प्रत्येक समाज है उसके अंदर जैसे कई समूह बने होते हैं जो क्या है कि कार्यपालिका है या जो भी सरकार है उस पर दबाव बनाते हैं कि हाँ ठीक है ये काम होना चाहिए हमारा, तभी हम वोट देंगे, या ये इस तरह के वो ठीक है। उसमें क्या है कि सरकार के भी हित होते हैं, मतलब समाज का भी हित है, और इससे क्या है कि वो अपने कार्यों को भी पूर्ति करवा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे गांव में क्या है कि गांव में किसी को सरपंच बनना है तो पहले वो क्या है समाज के कार्य करवाता है कि हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है वो सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं हित है कि वो भी सरपंच बनना चाह रहा है कि हाँ ठीक आगे जाके यदि मैं सरपंच के लिए खड़ा होता हूँ तो ये मेरे को सपोर्ट करें। ठीक है, आगे मुख्य कार्यपालिका के समूह हित समूह कई तरह की मांगे रखते हैं और कई बार मुख्य कार्यपालिका के लिए समस्या भी पैदा कर देते हैं। कई जैसे होते हैं, कई वर्ग जो समूह होते हैं कि हाँ हमें तो ये चीज़ें चाहिए हमारे, तो ये क्या है समस्याएं भी पैदा कर देते हैं मुख्य कार्यपालिका के लिए। मुख्य कार्यपालिका को हित समूह के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उनको क्या है कि उसके हितों का भी ध्यान रखना होता है और सभी हित समूहों के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। उनके साथ में क्या है मेल जोल बना के रखना पड़ता है सरकार को भी, मुख्य कार्यपालिका को भी। हाँ नहीं तो वो क्या है, जैसे किसी सरकार को कोई फैक्ट्री लगानी है तो वो उसके लिए उसको ज़मीन चाहिए होगी, यदि उसके समूह के साथ टकराव है हितों का तो फिर क्या है वहाँ पे वो फैक्ट्री या कोई भी उद्योग है वो नहीं लगा सकता। भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल तथा कुशल प्रशासक चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य श्री राजगोपालाचार्य ने अच्छे प्रशासक के लिए 6 मौलिक गुणों का वर्णन किया है। कौन कौन से 6 गुण है वो? प्रथम, वह व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, उसका क्या है चरित्र अच्छा होना चाहिए। यह मुख्य प्रशासक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए जलवायु। किसी भी प्रशासक का वो चरित्र है वो किसकी तरह है कि जीवन में जलवायु की जितनी ज़्यादा जरूरत होती है उसी तरह प्रशासक के लिए चरित्र होना उसका बहुत आवश्यक। दूसरा पॉइंट है मुख्य प्रशासक के भीतर यह योग्यता होनी चाहिए कि वह उपयुक्त सलाह को जान सके तथा समय के अनुसार शीघ्र ही निर्णय ले सके। जो भी सलाह है उसको इसके बारे में वो जल्दी से वो परख ले कि हाँ ये चीज़ें हैं और समय आने पे उसको जल्दी और सही निर्णय ले सके। तृतीय जो है वो क्या है, मुख्य प्रशासक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने निर्णय को लागू करवाने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भीतर विश्वास पैदा कर सके। अब कोई भी चीज़ है वो बिना विश्वास पैदा के नहीं हो सकती। अब उसका प्रशासक क्या है जो उसका क्या है उसके प्रति कर्मचारियों में क्या है विश्वास होना चाहिए। कर्मचारी को लगेगा हाँ ये बंदा है ये निर्णय लेता है, फिर उनको उस बात पे भी रहता है और ये इन चीज़ों को लागू करवाता है, तो उससे क्या है कि वो कर्मचारी इफेक्टिव काम करेंगे। नहीं तो विश्वास नहीं होगा तो ये कह देंगे हाँ ठीक है यार ये ऐसे ही कह रहा है, ठीक है ये 1 मिनट में अपने निर्णय को चेंज कर देता है। उससे क्या है कि वो विश्वास डेवलप नहीं कर पाएगा कर्मचारियों में, और कर्मचारियों में विश्वास डेवलप नहीं कर पाएगा तो वो लोगों में भी नहीं विश्वास डेवलप कर पाएगा, क्योंकि लोगों के बीच में वो खुद तो कभी कभी जाएगा, उसके लिए वो कर्मचारी ही उसका जो है निर्णय है वो लागू करवाने में सहायता करते हैं।
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा है कि जिन लोगों को निर्णय का उत्तरदायित्व सौंपा जाए उसको यह विश्वास होना चाहिए कि किसी भी कठिन और कठोर परिस्थिति में उनका उच्च अधिकारी उनका समर्थन करेगा। भी अब कर्मचारियों के अंदर विश्वास होगा तभी तो वो रिस्क ले सकते हैं या कठिन परिस्थिति है उसमें वो झेल सकते हैं कि हाँ कोई और भी यदि कोई समस्या आ गई या उनसे कोई गलती हो गई तो उनका जो अधिकारी बैठा है वो अपने आप संभाल लेगा तथा किसी भी दबाव की स्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और कोई कितना भी दबाव आ जाए लेकिन वो नहीं छोड़ेगा और कोई भी साथ छोड़ सकता है। प्रजातंत्र के अंदर किसी भी विभाग में सफल होने के लिए इस बात का होना अनिवार्य है। प्रजातंत्र के अंदर तो विशेष जरूर। प्रजातंत्र क्या होता है? लोगों का लोकतंत्र, लोगों का जो तंत्र या प्रजा का जो तंत्र। चौथा है वो क्या है? मुख्य प्रशासक जब कोई निर्णय ले तो लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपने निर्णय नहीं बदलेगा। अब मुख्य प्रशासक कोई निर्णय लेता है वो यदि वो बार बार बदलता रहता है तो फिर उन लोगों में क्या है वो विश्वास पैदा नहीं कर पाएगा। और यदि हाँ ठीक है निर्णय लिया इसके ऊपर टिका हुआ है, हाँ ठीक है भाई, तो फिर उससे क्या है लोगों में भी उसका विश्वास बिल्ट होगा। मुख्य प्रशासक को अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए, ये बात होगी। पांचवा क्या है? मुख्य प्रशासक के संतुलित मस्तिष्क इवन टेम्पर वाला होना चाहिए भी। हाँ ठीक है, एकदम से ऐसे भी नहीं है कि गर्म हो गया, किसी के ऊपर कोई समस्या आ गई तो हाँ ठीक है, उसको क्या है एक संतुलित मस्तिष्क वाला होना चाहिए कि हाँ कोई समस्या आ गई तो उसको ठंडे दिमाग से सोच के और उसके निदान के बारे में सोचेगा। छठा, मुख्य प्रशासक के भीतर यह योग्यता होनी चाहिए कि वह विभिन्न क्षेत्रों पर काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के भीतर सामाजिक उद्देश्य की भावना भर सके। अब वो क्या है कि सामाजिक उद्देश्य है उनके, ये इसकी भावना ओतप्रोत कर दे उनके अंदर, कर्मचारियों के अंदर, ये भी उसके अंदर गुण होना चाहिए। चार्ल्स वर्थ के अनुसार कुशल प्रशासक में आज्ञा और निर्देशन की योग्यता होनी चाहिए। चार्ल्स वर्थ के अनुसार क्या होना चाहिए? आज्ञा, ठीक है ये आज्ञा दे दी और यदि कोई समस्या आती है तो उनका ठीक है पहले ये बता दिए ये करना आपको इस तरीके से। यदि समस्या आ जाती है तो उसके बारे में भी उसको बताएगा, ये निर्देशन करना हो गया कि हाँ ठीक है ये चीज़ें आप करके इससे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। ये चीज़ें चार्ल्स वर्थ के अनुसार होनी चाहिए। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार एक कुशल प्रशासक वह व्यक्ति होता है जिसके भीतर बड़ी योजनाएं बनाने, उनको पूरा करने के लिए संगठन खड़ा करने, उसका संगठन का सामंजस्यपूर्ण और कुशल संगठन करने तथा कोष निश्चित साधनों, कार्मिक तथा नित्य समस्या की मर्यादा के भीतर ध्येय को प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अब MP शर्मा जी क्या कहते हैं कि भी हाँ एक कुशल प्रशासक है वो क्या है कि बड़ी बड़ी योजनाएं भी तैयार करेगा और उन योजनाओं के लिए उसके पास उनको क्या चाहिए? संगठन चाहिए। ठीक है, संगठन मतलब लोगों का समूह चाहिए उसको कि वो उसको लागू करवा सके। कोई भी चीज़ है वो संगठन के बिना नहीं हो सकती। कोई बड़ा काम है वो संगठन से ही आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उसमें आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। वास्तव में प्रशासन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य तौर पर उन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो आगे का जो पार्ट बच गया वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।